बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसन ज़िया। नाज़रीन, हम यही सुनते आए हैं कि पाकिस्तान का जो दिफा है वो बड़ा मजबूत है। पाकिस्तान की अगर हम जोग्राफ़ी सरहदों की बात करें या नज़रियाती सरहदों की, तो उसका दिफा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग हाथों में है। लेकिन आज जमात इस्लामी के अमीर ने पहली दफ़ा बड़ी अहम स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ना तो पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद जो हैं या हमारी जो सरहदें हैं महफूज है, और ना ही हमारी नज़रियाती सरहदें महफूज हैं। ये उस वक्त कह रहे हैं जब इस मुल्क के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में उनकी अपोजिशन जमात ये हज़ा सही कर रही है या इल्ज़ाम लगा रही है कि जनाब ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। उसकी बुनियादी वजह ये कही जा रही है कि मियाँ साहब का एक ऐसा इंटरेक्शन इंडिया के साथ है और कुछ ऐसे ममालिक के साथ है जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करवा रहे हैं। एक खौफनाक किस्म का जो है इल्ज़ाम है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत का फ्यूचर क्या है? धरनों के बाद और जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो चुकी है, कोर्ट में हुकूमत के केसेस हैं, इसके साथ साथ ये बात भी नज़र आ रही है कि हुकूमत और अस्करी क़यादत जो एक पेज पर नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट सर्वाइव करेगी? क्या गवर्नमेंट के लिए मुश्किल वक्त है, या फिर इसी तरह निकल जाएगा ये वक्त भी जैसे मियाँ साहब पिछले भी बहुत सारे क्राइसिस से निकल गए हैं, इस तरह निकल जाएंगे? दूसरा इस वक्त जो अहम इशू जिस पर हम ज़रा डिस्कस करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ये जो स्क्रिमिशेस हो रही हैं, क्लैशेस हो रहे हैं, क्या ये किसी बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं? आज थोड़ा हमने मुख्तलिफ नोयत का अपना प्रोग्राम में अरेंज किया। नाज़रीन, हमारे साथ जो गेस्ट हैं, स्पेशली मैंने एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री के माहिरीन को भी बुलाया है और थोड़ा सा एक मुख्तलिफ सा फॉर्मेट रखा है ताकि हम जान सकें कि हमारी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, हमारी पामिस्ट्री क्या कहती है, और इसके साथ साथ सीनियर दिफाई तजियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और आज मैं अपने शुरा का तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे पहले मेहमान है जनरल जावेद साहब, मोहम्मद जावेद साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार, सिक्योरिटी के मामूलात पर बड़ी गहरी नज़र है आपकी। आपके साथ मौजूद हैं बाबर बिन दिलावर साहब, पेशे से तो ये DSP हैं पुलिस के, लेकिन इनकी जो एक ख़ास खसूसियत है वो ये है कि पामिस्ट्री और इल्म जफ़र में ये बहुत बड़े माहिर हैं, हिकमत भी जानते हैं। और इनके साथ सैयद हैदर जाफरी साहब, इन्होंने भी PhD किया इल्म जफ़र में तेहरान यूनिवर्सिटी से, ये भी हमारे साथ मौजूद है। आपने इन्हें बहुत सारे चैनल्स पे देखा होगा। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, पाकिस्तान की इस हुकूमत का फ्यूचर क्या है और पाक इंडिया रिलेशन का फ्यूचर क्या है। जैसे अब सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। जमात इस्लामी के अमीर का ये कहना कि पाकिस्तान की नज़रियाती जो सरहदें हैं और इसके साथ साथ जोग्राफियाई सरहदें जो हैं वो गैर महफूज हैं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में की है बात उन्होंने? जी, मेरा ख्याल है कि अगर हम ओवरऑल हिंदुस्तान से या किसी दुश्मन से जंग की बात करें तो उसमें तो हमें किसी किस्म के तरद्दुद की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी मुसल्लह अफ़वाज एक आम कन्वेंशनल लड़ाई के लिए भरपूर तैयारी रखती हैं, इस्तात रखती हैं, और उसके साथ साथ हमारा जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो भी अपनी इन प्लेस है और बेहतरीन है। तो इस इशू इसमें यह है कि जब लड़ाई रुक जाती है, जब लड़ाई की पॉसिबिलिटी नहीं रहती दो मुतहारब क़ुव्वतों में, तो फिर वो तीसरे और चौथे और पांचवें रास्ते ढूंढते हैं, जो कि हिंदुस्तान ने ढूंढने की कोशिश की है। वो रास्ते ये हैं कि इन्फिल्ट्रेशन की जाए पाकिस्तान में, प्रॉक्सी वॉर्स करवाई जाएँ, पाकिस्तान में चंद ग्रोह जो हैं जो पहले से हैं या उनको क्रिएट किया जाए और उनसे एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ, जो कि आपने देखा कि पहले फाटा में बहुत टर्मोइल था, वो ख़त्म हुआ और वहाँ बहुत हद तक आपने देखा अमन व अमान है। अभी ये तो फिर कराची को देखा, कराची भी सेटल हो गया तकरीबन, और अभी ये सारा फोकस जो महवर है, पिवट ऑफ एक्शन है, वो बलूचिस्तान बन गया। तो बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है कि चंद एलिमेंट्स हैं, वो हंड्रेड्स में भी नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि बलूचिस्तान में ट्राइबल सिस्टम है अभी तक, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसकी बेहतर शक्ल ये है कि जब एक ट्राइब या पूरा ट्राइब लड़ाई में जाता है या पूरा ट्राइब लड़ाई में नहीं जाता है। बुगटी ट्राइब है, उसमें आपने देखा कि जो मेजर उनके लीडर्स हैं वो प्रो पाकिस्तान हैं, पाकिस्तानियत का इजहार करते हैं, जिसमें अली बुगटी भी शामिल हैं, जिसमें शाहजैन बुगटी भी शामिल हैं, जिसमें सरफराज बुगटी भी शामिल हैं। तो जो बुगटी ट्राइब का 99% जो है वो प्रो पाकिस्तान है। फिर मरी ट्राइब आ जाता है जिसका अगेन 1-8% है। तो चंद डिसिडेंट्स हैं जिनको हमेशा से बाहर की सपोर्ट रही, किसी ज़माने में रूस की सपोर्ट थी, अफ़गानिस्तान की सपोर्ट हमेशा रही है, और इंडिया की सपोर्ट अभी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जहाँ तक उन्होंने कहा सिराजुल हक साहब ने, वो उन पोरस बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं जो मैनेज नहीं हो पा रहे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, रिश्तेदारियाँ हैं दोनों अक्रॉस द बॉर्डर, इधर उधर बहुत सारे सहूलतकार
फैसिलिटेटर मिल जाते हैं जो उनकी आइडियोलॉजी में यकीन ना भी रखते हो तो कम से कम रिश्तेदारी के नाते से उनको पना देते हैं। अच्छा जन साहब, ये जो बात उससे पहले हो रही है कि जनाब ये गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटी रिस्क हो चुकी है, इसके रिलेशन विज़ जो बात हो रही है उस दौरान ये कहना सिराजुल हक साहब का, कहीं उनका इशारा इस गवर्नमेंट की तरफ तो नहीं है? जी मेरा ख्याल नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब आप जमहूरियत का निज़ाम लाते हैं और एक जमहूरी तरीके से गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं और जिसमें कि अपोजिशन पार्टी के भी इलेक्टेड लोग हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें उनको हुब्बुल वतनी पे शक तो नहीं करना चाहिए। हाँ, उनकी कोताबीनी हो सकती है, उनकी गलत पॉलिसीज़ हो सकती हैं जिनसे दुश्मन इनकरेज हो सकता है। तो मैं इस बात की इस हद तक तो मानने को तैयार हूँ कि एक नर्म रियासत की शक्ल हम अख्तियार कर चुके हैं, नर्म हुकूमत है जिसमें ग्रोह जो है, जिसमें मफाद जो है, जिसमें जो छोटे छोटे जो आप देखते हैं माफियाज हैं वो पनप रहे हैं और वो डिफाई कर रहे हैं हमारे सिस्टम को। तो मैं एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ और स्टेट के ऊपर जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर से। मिसाल के तौर पे आप एक कानून बनाते हैं, आप टैक्स लेना चाहते हैं, आगे से रिफ्यूजल है, आप रिफॉर्म करना चाहते हैं, आगे से रेजिस्टेंस है, और आप चुप कर जाते हैं, यू बैक आउट। तो स्टेट को तगड़ा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और स्टेट वही होती है जो अपनी रिट को कायम रखे और अपने लॉज को इम्प्लीमेंट करवाए। ठीक हो गया, ये एक वीकनेस में। राइट। बाबर बिन दिलावर साहब, थोड़ा सा आप अपने जो आपका इल्म है, इल्म जफर और पामिस्ट्री में भी आप एक माहिर हैं, तो ये बताएं सबसे पहले जो मेरा आपसे क्वेश्चन है, अपने जो भी आपका जायचा हिसाब किताब लगा के कि ये हुकूमत क्या पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है? पहली बात यह है कि जो पाकिस्तान का लगन है, पाकिस्तान का बुर्ज है, वो एरीज है, हुमल जिसको कहते हैं, हम हिंदी में मेघ कहते हैं, उसके बिल्कुल सामने इस वक्त सन बैठा हुआ है जो कि नेचुरल रूलरशिप का प्लानट है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो पाकिस्तान का लगन है, पाकिस्तान का बुर्ज है, उसका रूलर जो है वो उसकी अपोजिशन में बैठ गया है। मैं एस्ट्रोलॉजिकल बात कर रहा हूँ। इस तरह से हमारे जो इसको थोड़ा सा मैं खुल के बता रहा हूँ, वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो प्लानट है, वज़ीर-ए-आज़म का जो प्लानट है वो है सैटर्न, और सैटर्न जायचे के 8वें घर में बैठा हुआ है, यानी अकरब में बैठा हुआ है। सैटर्न का अकरब में बैठना सैटर्न की वीकनेस है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वीक है। अगले चंद दिनों में, कल, परसों और मजीद अगला दिन, आप अगले 4 दिन ले लीजिए, मून जो है वो विर्गो में मूव करेगा। ठीक। तो उस दौरान भी प्राइम मिनिस्टर को शदीद मुज़ाहमत का, इख्तलाफात का सामना करना पड़ेगा। यानी अगले 4 के लिए 10 दिन है। ठीक। 27, 28, 29, इवन के 30 को भी आप इसमें ले लीजिए। इसमें इनको अदालत में पेश होना पड़ सकता है। किसी भी प्लानट का जायचे के 8वें घर में होना उसकी लाइफ को थ्रेट भी होता है, ये भी याद रखिए। उसके साथ लेकिन वीनस बैठा हुआ है जायचे के अकरब में ही, तो उसका मतलब यह है कि उन्हें थ्रेट जो है उसका लेवल थोड़ा सा कम हो गया, 5%, लेकिन मौजूद है, बहुत महदूद, लिमिटेड, लेकिन मौजूद है। ठीक, थ्रेट मौजूद है, लाइफ थ्रेट मौजूद है, उनकी शोहरत को थ्रेट मौजूद है, और उनके इक़्तिदार को भी थ्रेट मौजूद है। ठीक। ये 30 अगर गुजर गई तो फिर वो फिर स्ट्रांग है, न्यू मून पे फिर स्ट्रांग। लेकिन इमरान खान साहब का धरना तो 2 को शुरू हो रहा है। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले उनको थ्रेट्स हैं, उससे पहले उनकी इक़्तिदार को और उनकी लाइफ दोनों को शदीद खतरा है, जो कि 30 तारीख तक अपनी पीक पर होगा। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सन जो है वो अपोजिशन की तरफ चला गया है, उससे क्या हो रहा है? सन जो है वो इस वक्त लिब्रा में बैठा हुआ है। पहला घर पाकिस्तान का एरीज है, उसके बिल्कुल सामने अपोजिट सन जो है वो नेचुरल रूलरशिप का, नेचुरल हुक्मरानी का प्लानट है। जब बिल्कुल सामने बैठा हो तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो हुक्मरान है उसको खतरे हैं, वो वीकनेस है, हमारी रूलरशिप जो है वो वीक हो रही है। या जैसे जनरल साहब ने भी एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ किया कि नरम रवैये हैं, जिसकी वजह से स्टेट को जैसा स्ट्रांग होना चाहिए वो वैसी स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, मैंने इसमें आपसे पॉइंट कहा था कि क्या ये पाकिस्तान के लिए, ये जो हुक्मरान है या मियाँ साहब जो हैं, ये सिक्योरिटी रिस्क हैं पाकिस्तान के लिए? कितने ये फ़ायदेमंद हैं? नहीं, मियाँ साहब अपना प्लानट अगर बिल्कुल जायचे के सामने बैठा होता तो हम कहते हैं कि वो सिक्योरिटी रिस्क है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वही जनरल साहब ने जो बात की, आप उसको यानी उसको बैकअप कर रहे हैं उस बात को।
हैदर साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये थोड़ी सी बाबर बिन दिलावर साहब ने कुछ चीज़ें बताई, तो आपको ये जो 4 दिन आपको भी इसी तरह खतरे में नजर आ रही है वो चीज़ें 27, 28, 29 और 30, आपका जायचा क्या कहता है? जी, जो मैंने जायचा देखा है, मियाँ साहब का भी जायचा और पाकिस्तान का भी जायचा, और जो मैंने कॉम्पोजिट देखा है, तो मुझे एक चीज़ बड़ी क्लियर कट नज़र आ रही है कि दबाव ज़रूर है, प्रेशर्स अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जो लक है, जिसे हम लकी नंबर्स कहते हैं, या लक के जो नंबर्स हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि डेफिनेटली वे आउट मिलेगा, वे आउट निकल आएगा जी, वे आउट, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। और हाँ, थ्रेट्स जरूर हैं, दबाव है। और जहां पे हम बात करते हैं ना पाकिस्तान के आदात की, तो पाकिस्तान के आदात इस वक्त इतने स्ट्रांग हैं कि शायद दुनिया में इससे पहले वो नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान पे एक दबाव का एक्सपेंड चला है, बहुत सारे साल चलता है, और जो 66 ईयर्स पे ऊपर जो है वो पूरा दबाव है। अब पाकिस्तान का जो है वो फॉल नहीं है, अब पाकिस्तान का सिर्फ राइज है, और आने वाले कम से कम 5 और 6 साल पाकिस्तान के राइज के हैं और दुनिया देखेगी उसमें। नहीं तो ये जो इंडिया की तरफ से दबाव आ रहा है और ये एक जंग वाला माहौल बना हुआ था पिछले दिनों भी, जंग के चांसेस अभी भी हैं, मैं जंग के चांसेस को मैं बिल्कुल निगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी वॉर के चांसेस नहीं है, बहुत लिमिटेड वॉर हो भी सकती है, कोई बॉर्डर टेंशन हो सकती है, बॉर्डर टेंशन से थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, लेकिन बाकायदा जैसे 65 की या 71 की वॉर है या कारगिल की इवन वॉर है, वैसी वॉर अभी मुझे नजर नहीं आती। हाँ, दबाव पूरे का पूरा है। ठीक हो गया। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से पहले जो बातें हुई उसमें बाबर बिन दिलावर साहब ने जो आज की वो ये कहते हैं 27, 28, 29 और 30 मुश्किल टाइम है मियाँ साहब के ऊपर, और हैदर साहब कहते हैं कि उनका जो लक का जो स्टार है शायद वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, किस्मत बड़ी स्ट्रॉन्ग है, निकल जाएंगे। इस पर मजीद बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जन साहब, ये बताइएगा कि ये जो एक स्टोरी का मसला बना है जो इंग्लिश अखबार में छपी और उस पर बड़ी रिएक्शन था फ़ौज के अंदर, आप चूँकि जनरल के अहदे पे, एक हाईएस्ट अहदे पे पाकिस्तान आर्मी में भी रहे हैं, अभी इसका रिएक्शन फ़ौज में क्या है? चूँकि चीफ ऑफ आर्मी साहब गए, प्राइम मिनिस्टर साहब को ये रिजर्वेशन और जो कंसर्न है वो कन्वे भी किए, लेकिन उस पर कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ, तो इससे क्या कंसर्न और रिएक्शन बढ़ा है फ़ौज के अंदर? जी डेफिनेटली, और उसका इजहार जो फ़ौज के अंदर जो फीलिंग्स होती हैं, आपको सिस्टम में बताऊं कि हर महीने छोटी से छोटी यूनिट से लेके कोर हेडक्वार्टर तक एक स्पेशल रिपोर्ट जाती है टू द जनरल हेडक्वार्टर्स, जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। उसमें एक एस्पेक्ट जो मोरल है ट्रुप्स का, उसके बारे में भी कमेंट किया जाता है कि कौन सी चीज़ है जो उस मोरल को पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है, नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है। मेरा ख्याल है कि सारे सेंटिमेंट ऊपर तक गए हैं। उसके बाद इन सेंटिमेंट पे बेस करके कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद ISPR ने एक वो प्रेस रिलीज की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फीड की गई इतला और उसके ऊपर सीरियस कंसर्न उन्होंने शो किया, और ये कहा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इम्पेंज करती है। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा क्लियर स्टेटमेंट नहीं हो सकती। लेकिन ये जो फाइल गई कंसर्न की सारी फाइलें इकट्ठी करके पेश की गई, वो तो ऐसे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पकड़ के आगे रद्दी की टोकरी में फेंक दी। जी नहीं, आई डोंट थिंक सो। वक्त लगता है, चीज़ें बिल्ड होने में, बिल्डअप होने में वक्त लगता है। और एक मैं कहना चाहता हूँ, इस हुकूमत की खसूसियत ये है कि वो हर चीज़ को लंबा करने की कोशिश करते हैं, क्राइसिस को फेस नहीं करते, क्राइसिस को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, क्राइसिस का वक्त के साथ खत्म होने का इंतजार करते हैं, रेजिस्ट नहीं करते। एक अहम बात, अगर जनरल राहील चले जाते हैं घर, चूँकि मैं थोड़ा सा कहूँगा कि उस पर ज़रा नोट रखिएगा, गौर कीजिएगा कि हमारा ज़रबे चल रहा है और उसके पीछे हमारी एक पूरी आर्मी की एक क्रीम बैठ के इसको पिछले 3-4 साल से चला रही है, जिसमें हेडेड बाय जनरल राहील शरीफ। ये चले जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब चूँकि प्रेरोगेटिव किसी को भी ले सकते हैं, तो वो किसी 7वें 8वें नंबर को, 6ठे नंबर को नीचे से ले लेते हैं, तो डेफिनेटली बाकियों को भी घर जाना पड़ेगा। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर ये जो ऑपरेशन चल रहा है उसका फ्यूचर फिर कैसे देखते हैं अगर इस तरह हो जाता है तो? जी मेरा ख्याल है कि इंस्टीट्यूशनली जिसको भी ये पिकअप करेंगे वो एक बेहतरीन सिपह सलार साबित होगा, नेशनल इंटरेस्ट के लिहाज से, अपने अदारे के इंटरेस्ट के लिहाज से, और पाकिस्तान की इंटरनल जो पॉलिसीज़ जो हैं ज़रब-ए-अज़्ब के लिहाज से। तो मैं तो 19-20 की वेरिएशन भी नहीं देख रहा हूँ। अगर 4-5 जर्नैल घर चले जाए तब भी फर्क नहीं पड़ेगा? फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। अव्वल तो इतना ज़्यादा ये डीप डाउन जाएंगे नहीं, अगर जाने की कोशिश भी करते हैं तो इनका अगर कोई एम ये हो कि कोई डिज़ायरेबल इनको कोई शख्सियत मिल जाए, तो डिज़ायरेबिलिटी आपने देखा कि माजी में भी
कभी सही साबित ना हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अदारे की और मुल्क की जो सालमियत है उसका ठीक हो गया ध्यान जनरल रखना है। साहब। बाबर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। जनरल रहीद शरीफ साहब, आपका इल्म क्या कहता है, एक्सटेंशन इन्हें मिल रही है या नहीं? बहुत पहले भी मैं कह चुका हूँ, आपके चैनल के एक प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि ये खुद नहीं चाहते कि इनको एक्सटेंशन मिले, इसलिए ये अपने वक्त पर रिटायर होंगे। ठीक। और जो नए आर्मी चीफ आपको नजर आ रहे उनका हैं, तल्लक मुझे ऐसा लगता है कि उनका नाम या उनकी डेट ऑफ बर्थ या उनका टाइम ऑफ बर्थ जो है वो सैटर्न के ज़ेरे इफेक्ट है, 10th हाउस के मालिक होंगे। वो इसका मतलब ये है कि उनकी इस मुल्क पर गहरी गिरफ्त होगी, उनकी जो विजडम है वो बहुत बेहतर होगी, और वो पाकिस्तान के लिए ज़रबे अज़ब को मल्टीप्लाई आप 1 करोड़ से कर देंगे ना, तो ऐसी चीज़ लेके आएंगे। तो ये जो 4-5 नाम आ रहे हैं मीडिया पे मंजर आम, इन्हीं में से कोई एक आपको नजर आ रहा है या कोई और इससे अलग हट के कोई नजर आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि बंदा जो डिजर्विंग है ऑन मेरिट है वही आएगा। नहीं, मैं मेरा इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिशात होती हैं, रूलिंग पार्टी की ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो बंदा जो मेरिट पे है वही हमारा नया CNC होगा। अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 5-6 उसकी नाम्स का तजिया करना पड़ेगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ेगी। अच्छा। और मेरा असूल यह है कि मैं बगैर डेट ऑफ बर्थ या तजिया किए बगैर बात नहीं करता। मैंने इन नामों पे काम नहीं किया। मैं पाकिस्तान के ज़ायचे को सामने रखते हुए बात कर रहा हूँ कि हमारा जो रूलर है इस वक्त, उसका प्लैनेट जो है वो 9th हाउस में है, और वो जब वो अगले हाउस में जाएगा जो 10th हाउस है उसका रूलर होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इमरान खान साहब की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। खान साहब का ये जो धरना है 2 के बाद, अभी आपने तो 2 से पहले की चीज़ें बता दी, 2 के बाद आपको कोई एक तो संजीदा कोई बात, सीरियस बात नज़र आ रही है, दूसरी खान साहब की मूवमेंट को कैसे देख रहे हैं, और उनके प्राइम मिनिस्टर के जो बनने के चांसेस कितने % आपको नज़र आ रहे हैं? इमरान खान के बारे में उनका जब तारीख पैदाइश जो उन्होंने दी हुई है उसको देखते हैं तो उसमें राजिया योग, ये एक ज्योतिष की, एस्ट्रोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है। फॉर एग्जांपल मून अगर कैंसर में हो टाइम ऑफ बर्थ पे और सन भी उसके साथ हो तो ये एक राजिया योग है। इस तरह की 1000 केसेस होते हैं जो जायचे में होते हैं। इमरान खान के जायचे में ऐसी कोई बात नहीं कि वो हुक्मरान बन सके, उनके जायचे में राजिया योग नहीं है। तो इससे इनकी पार्टी का फिर फ्यूचर कुछ भी नहीं है अगर वो हुक्मरान नहीं बन सकते, चूंकि वो तो हेडेड बाय पूरी पार्टी, उन पे नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनकी पार्टी की जो तारीख है क़याम की, और उसके साथ साथ उनकी पार्टी का अपना जो प्लानट है वो मरकरी है, जो कि पाकिस्तान के प्लानट के साथ साथ चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की सालमियत की, पाकिस्तान की यूनिटी की, पाकिस्तान के इत्तेहाद की, बगैर फ़िरका वारियत के वो उनकी पार्टी बात करेगी और वो ग्रो करती जाएगी। उनके अंदर से कोई बंदा बाहर आ सकता है इस टॉप जो स्लॉट है उसके ऊपर? पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है। तो उसमें 3-4 नाम मेरे आप जो सामने हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, कुरैशी साहब हैं, और 2-3 नाम हैं, जो सरवर साहब हैं। लेकिन जीम का ताल्लुक जो है वो मरकरी से है, सरवर का ताल्लुक मरकरी से है, अपना कुरैशी साहब का ताल्लुक भी मरकरी से है। तो ये नाम इग्नोरेबल नहीं है, हम इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये हैं आपके इन बंदों के यहाँ राजिया योग के अनासर मौजूद हैं। ठीक हो गया। अच्छा हैदर साहब, नून के अंदर एक -1 का फार्मूला चल रहा है। अब जो आगे एक्सपेक्टेड नेम है उसमें एक चौधरी निसार साहब हैं और एक मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी लग रहा है कि जी उनके लिए भी कहा जा रहा है। तो सबसे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब के फ्यूचर को बता दें, और मियाँ साहब क्या ये दोनों इकट्ठे आगे यानी 2 के बाद आपको इकट्ठे काम करते नजर आ रहे हैं, या इनमें से कोई एक नजर आ रहा है? जहाँ तक अलग-अलग स्पेसिफिक दोनों के जायचों का ताल्लुक है, मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, तो नवाज शरीफ साहब का जायचा तो लक के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जायचा लक के हिसाब से उतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी बात जो आपने की है चौधरी निसार साहब की, तो निसार साहब तो इस वक्त बहुत, तो आप उसे कह लें कि बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठे हुए हैं। वो तो अगर शायद कुछ चेंज भी हो जाए तो वो वही रहेंगे। नहीं, उनके आगे बढ़ के आने के, क्योंकि उनके चांसेस अगर -1 होता है तो उनके चांसेस भी उनके चांसेस हैं, उनके काफ़ी चांसेस हैं। मे बी शहबाज शरीफ साहब और निसार साहब का आपने कहा कि मुवाजना कर दें, तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब से भी ज़्यादा कुछ परसेंट, 2-3% ज़्यादा निसार साहब के चांसेस हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो सारी सियासत है उसकी वरासत मरियम नवाज साहब हैं, ज़रा उनके बारे में थोड़ा बता दें। उनका फ्यूचर आपको इस वक्त इस सारी सूरत हाल में, क्या वो आपको इससे बाहर निकल के ऊपर उभरती हुई नज़र आ रही हैं? नहीं, इस सिचुएशन से ज़्यादा बड़ा स्टैंड नहीं ले रही, कोई ज़्यादा बड़ा स्टैंड नहीं आ रहा उनका। हाँ, बस शायद उनको सपोर्ट है, और उनको जो सपोर्ट है वो उनके असल वालिद साहब के जायचे, और दूसरा एक और चीज़ हम अपने कैलकुलेशन में देखते हैं को मदर नेम से,
तो कुलसूम नवाज की जो स्ट्रेंथ आ रही है ना इल्म आदाद के हिसाब से, वो मरियम की तरफ ज़्यादा है रादर देन नवाज शरीफ साहब। ठीक हो गया नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं और बड़ी अहम बातें इसमें जो मज़ीद प्रोडिक्शन दिलावर साहब का कहना यही है कि जनाब इस वक्त मियाँ साहब के हवाले से उन्होंने जो इमरान खान साहब के हवाले से बात की, उन्हें वो प्राइम मिनिस्टर बनते नज़र नहीं आ रहे, और इसी तरह का कंसेंसस शायद आगे हैदर साहब का भी है और मरीम नवाज साहबा को भी इतना उभरते हुए वो नहीं उन्हें नज़र आ रहा। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो हम जनरल साहब की तरफ चलेंगे, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ आइएगा। नाज़रीन, आपका प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहते हैं और चलते हैं जनरल साहब की तरफ। अच्छा जनरल साहब, थोड़ा सा मैं कहूँगा 2 के बाद जो सूरत हाल नज़र आ रही है और मुझे बताइएगा अगर आपको मुल्की हालात किस तरफ होते नज़र आ रहे हैं। एक तरफ आपको नज़र आ रहा है आर्मी का कंसर्न, उसे मीट नहीं कर पाए मियाँ नवाज शरीफ साहब, दूसरी तरफ कोर्ट ने सारी फैमिली को बुला लिया मियाँ साहब की, सुप्रीम कोर्ट का भी जो मूड है बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा है। ऐसे में एक धरने के अंदर तालुक कादरी साहब भी ओके कर चुके हैं, काफ लीग भी जा रही है और भी जमातें नज़र आ रही हैं। इवन जमात इस्लामी ने, कल अमीरुल अज़ीम साहब मौजूद थे, उनका सिर्फ ये मुतालबा था, वो कहते थे कि अगर 30 को हमारे में आ जाए जलसे के अंदर तो हम 2 को उनके में चले जाएंगे। तो एक ऐसा नज़र आ रहा है कि अपोजिशन जमातें भी इकट्ठी हो रही हैं, तो इसमें मुल्क की इंटरनल सिचुएशन किस तरह देख रहे हैं? जी, मैं समझता हूँ कि अभी सारे का सारा जो बोझ है, बर्डन है अखलाकी और कानूनी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे है और इसमें पूरी कौम की सपोर्ट है उन्हें। आपने दुरुस्त कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ तकरीबन इस बात पे एग्री करती हैं कि उन्होंने नवाज गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कौन सी चार्जशीट तैयार करनी है। तो बजाय हम ये देखें कि इसमें कोई अफवाज की तरफ से कोई इंटरफेरेंस हो या कोई प्रोएक्टिव रवैया हो, उसकी बजाय मेरा ख्याल सब के सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। हो सकता है अगले 3-4 दिनों में वो कुछ ऐसे डिसीशंस दे दें जिससे 2 नवंबर का धरना जो है उसको बहुत हद तक डाइल्यूट कर दिया जाए। अदरवाइज अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह का कोई भरपूर प्रीएम्प्टिव एक्शन नहीं आता तो फिर 2 नवंबर के बाद मेरे ख्याल में हालात बहुत बिगड़ जाएंगे और फिर जिस तरफ हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, हो सकता है इमरान खान फिर जो चीज़ एक शुरू कर चुके हैं उसको लपेटना उनके लिए बहुत मुश्किल हो। अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसे लपेट नहीं पाती और फिर हालात और बिगड़ जाते हैं, कुछ लाशें गिर जाती हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो फिर क्या फौज साइलेंट स्पेक्टेटर बनी रहेगी? जी, मेरा ख्याल है कि एक वक्त आता है जहाँ पे उन्होंने एवेल्युएट करना होगा कि क्या मुल्क इस वक्त जा रहा है या क्या बचाना है, हमने कौन सा निज़ाम बचाना है या मुल्क बचाना है। इसके साथ बहुत हद तक रिलेटेड है कि हिंदुस्तान इस सिचुएशन को कैसे एक्सप्लॉइट करता है। इस वक्त मेरे नज़दीक सबसे बड़ा जो खदशा है वो ये है, जो ही यहाँ हालात ख़राब होने शुरू होंगे इंटरनल, तो जिस तरह आपने कोयटा का सानिया देखा, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान मिलकर इसको हीटअप कर सकते हैं और पाकिस्तान को फर्दर डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। तो अगर ये एक्सटर्नल थ्रेट भी हुआ, इंटरनल थ्रेट भी हुआ और पॉलिटिकल इंतशार भी हुआ, तो फिर डेफिनेटली हर शख्स ने, हर इदारे ने कुछ सोचना है कि वो अपने मुल्क को कौम के लिए उसने क्या करना। ठीक हो गया। बाबर बिन दिलावर साहब, 3 निज़ाम जो है जिसके ऊपर बात हो रही है इस वक्त मुल्क के अंदर, एक तो आपका ये जमहूरी निज़ाम जो चल रहा है, दूसरा कहा जा रहा है जी नेशनल गवर्नमेंट भी आ सकती है और तीसरा लोग मार्शल लॉ की बातें भी कर रहे हैं। आपको इन तीनों निज़ामों में पाकिस्तान में आगे चलता कौन सा नज़र आ रहा है? इल्म नजूम की रूह से पाकिस्तान में अब जमहूरियत ही चलनी है। अच्छा, मार्क्स की एक तरह की इस पे इफेक्टिव नज़र तो है, लेकिन डेमोक्रेसी ही चलेगी। दूसरी बात यह है, इसमें चेहरे बदल जाएंगे। ऐसा ही लग रहा है जैसे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेंज हो जाएंगे, जमहूरियत चलेगी। अच्छा, वो जो नए आने वाले चेहरे हैं उसमें आपको कौन से चेहरे नज़र आ रहे हैं नए आने वाले में? क्या जो पॉलिटिकल जमातें इनमें से कोई आ जाएगा या नून से ही कोई क़यादत बाहर आएगी? ये ऐसा लग रहा है कि नून से ही कोई क़यादत बाहर आने नून के से ही चांसेस क़यादत ज़्यादा हैं। आपका ये डेफिनेट स्पेसिफिक आदमी के लिए फिर हमें वर्क करना पड़ेगा, नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ का जायचा या नाम का जायचा या पाकिस्तान के जायचे में उसकी पोजीशन कहाँ पे है। ठीक हो गया। अच्छा, ये अगर पाकिस्तान की अगर हम जमातों की, सियासी जमातों की बात करें, जमहूरियत की बात करें, चूँकि इसने चलना है, तो हमें ये पाकिस्तान में चूँकि मरूसी सियासत है तो उसमें जो आगे फर्जंद है या आगे बेटी है वही आगे जो लेके चलती है सियासत को। तो एक तरफ बिलावल भुट्टो हैं, नून में मरीम नवाज़ हैं, हमजा शहबाज हैं, इसी तरह काफ लीग में परवेज़ इलाही साहब के बेटे जो हैं। तो इन बच्चों का फ्यूचर ये क्या यही पार्टियों को लेके चलेंगे कि फिर कोई तब्दीली आएगी?
ऐसा है कि पार्टियों को लेकर तो यही चलते नज़र आ रहे हैं, और ये एस्ट्रोलॉजिकली बात है, ये कोई ख्वाहिश की बात या हमें तुक्के की बात नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान के लोग और अवाम जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मार्स के ज़रिए असर और मरकरी के ज़रिए असर, और पाकिस्तान का वर्ड जो पी है वो भी मरकरी के ज़रिए असर है, वो एक उनमें सोच डेवलप हो रही है और वो होती जाएगी कि ये मरूसी लोग अगर बेहतर होंगे तो आएंगे, वरना ये आउट होंगे। अच्छा, इमरान खान साहब की जमात जो है, चूंकि ये मरूसी सियासत नहीं कह रहे, लेकिन इनके बच्चों का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? कल को आके ये जमात को संभालेंगे कि या इससे दूर रहेंगे? ये इससे दूर रहेंगे, कि इससे दूर रहेंगे। और ये जो तारुल कादरी साहब हैं, ये आपको धरने में आते नज़र आ रहे हैं? इनकी प्रेजेंस? मुझे इनकी प्रेजेंस धरने में आज खुद नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इनकी पार्टी तो आज पर्सनली ये नहीं आ रही, नहीं आ रहे। इनका फ्यूचर किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर आप? ये एक मजहबी सियासी जमात के तौर पर जितने हैं इतने ही रहेंगे, यानी इससे आगे नहीं बढ़ सकते? नहीं बढ़ रहे। ठीक हो गया। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ये थोड़ा सा, ये जो इस वक्त सारा एक हमारे एक पूरे निज़ाम की एक अंदर से जंग भी आपको नज़र आ रही है, तो इसमें ज़रबे अस्ब की कामयाबी आपको कितनी नज़र आ रही है? और इसके साथ साथ मुझे ज़रा पाक चाइना कॉरिडोर की फ्यूचर क्या है? वो बात पहले भी कर चुका हूँ कि ज़रबे अज़ब जो है दर हकीकत ये मल्टीप्लाई हो रही है बहुत बड़े फिगर से, और इससे इंशाल्लाह एस्ट्रोलॉजिकली भी और हमारी दुआ भी है, विश भी है एज ए पाकिस्तानी, कि उससे हमारी सरहदें जो हैं वो महफूज होंगी, दहशतगर्दी से तकरीबन हम पाक हो जाएंगे। और सी पैक जो है उसका तल्लक भी मरकरी से है, जो कि पाकिस्तान के साथ अहम आहंग है। ठीक हो जब गया। मैं इन अहम आहंग कह रहा हूँ तो उसका मतलब यही है कि वो हमारे साथ और हम उनके साथ चलेंगे, और सी पैक जो है वो पाकिस्तान के तमाम सूबों के दरमियान में एक ब्रिज और इत्तेहाद का किरदार भी अदा करेगा। अच्छा हैदर साहब, एक पाकिस्तान की अगर आप बात करें फॉरेन पॉलिसी की, तो उसका एक पिछले कई दहाइयों से एक अहम जो फोकल पॉइंट रहा है वो अमेरिका रहा है। अब चाइना आ रहा है और रशिया आ रहा है। पाक चाइना रिलेशन, पाक रशियन रिलेशन और पाक अमेरिकन रिलेशन, इसके ऊपर क्या आपका इल्म कहता है? जी, मेरे जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन रहा है जिसमें रशिया, चाइना और पाकिस्तान बड़े अहम हैं, और अमेरिका उतना अहम उस ब्लॉक में नज़र नहीं आ रहा। ये बहुत अहम ब्लॉक बनेगा, और इसी एरिया का ब्लॉक बन रहा है जिसमें जो है वो रशिया, चाइना और पाकिस्तान, और सपोर्ट के ऊपर ईरान और अफगानिस्तान सपोर्ट के ऊपर है। और जिसकी वजह से ये है कि बहुत बड़ा। और दूसरा एक और चीज़, मैं ऐसे ही आप सीपैक की बात कर रहे थे तो एक मैं कोट करूं, तकरीबन 20-22 साल पहले का एक, जब ये नवाज शरीफ साहब की पुरानी गवर्नमेंट आई थी या बेबी बेनजीर की, तो एक प्रेडिक्शन की थी एक मखदूम सैयद सफदर अली बुखारी ने पीटीवी के ऊपर। तो उन्होंने उस वक्त एक जुमला कहा था, ऐसे ही मैं पुरानी रिकॉर्डिंग देख रहा था तो मुझे याद आ गया कि गवादर से चाइना तक तरक्की सफ़र करेगी। ठीक हो गया। बाबर बिन दिलावर साहब, चूंकि टाइम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, आपको इस वक्त पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो ख़तरनाक है, जिनसे हमें बचना चाहिए? जी बिल्कुल, हमें प्लूटो जो है वो मार्स के साथ बैठा हुआ है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जो मुखालिफ और दुश्मन मुल्क की एजेंसीज़ हैं, हमें उनसे चौकस रहना है, तमाम इदारों को। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने मेरी शुरा की बातें सुनी। इस टाइम बातें जो नज़र आई मुझे बाबर बिन दिलावर साहब का कहना, और मेरा ख्याल है जनरल साहब ने भी जो बात की कि 2 के बाद अगर ये तमाम चीज़ें हालात ख़राब होते हैं, तो जनरल साहब ने बड़ी अहम पॉइंट की कि फिर अस्करी क़ुव्वतें भी मुल्क के मुफाद को देखते हुए कुछ फ़ैसला ले सकती हैं। 27, 28, 29 और 30 बाबर बिन दिलावर साहब का कहना यह है कि ये बड़े मुश्किल टाइम है मियाँ साहब के ऊपर और उनकी गवर्नमेंट के ऊपर, और हैदर साहब भी किसी हद तक इससे इत्तफाक कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इस क्राइसिस से वो निकल जाएंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपनी मेज़बान एहसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।